और तकलीफों के साथ ही विश्व मोहन जी के बच्चों को यह तकलीफ भी थी कि पापा हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। यह तकलीफ विश्व मोहन जी की पत्नी को भी थी। जब से ब्याह करके आई हूँ, घर में ही तो बैठी हूँ, रोज वही का वही चौका चूल्हा, ये नहीं कि 4 रोज कहीं घूमी आए। जबकि गुप्ता जी को देखो, वैष्णो देवी हो आए, जोशी को देखो, हर गर्मियों में पूरे परिवार को लेकर पहाड़ों पर जाते हैं। और शर्मा जी के बच्चों को ही देख लो, साल में एक बार अपने ननिहाल हैदराबाद जाते हैं या नहीं। और एक हम हैं, 20 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ तक नहीं गए कभी। विश्व मोहन जी को ऐसी बातों से हमेशा बड़ी चिढ़ छूटती। एक तो गुप्ता को देखो, शर्मा को देखो, जोशी को देखो वाली बात ही उन्हें पसंद नहीं आती। क्यों देखे गुप्ता, शर्मा, जोशी को? दूसरे 3 बच्चों को लेकर कहीं जाने में कितने झंझट हैं। कपड़े, छुट्टियां, पढ़ाई का नुकसान, ट्रेन का रिजर्वेशन, जाने में तो कितने झंझट हैं। और फिर खर्चा और आतंकवाद, कितने बम फूट रहे हैं आजकल, क्या पता कब कहाँ किस में विस्फोट हो जाए। इसे तो टीवी पर ही देख लो, आजकल तो सब दिखाते हैं। लेकिन विश्व मोहन जी हो या कोई और मोहन जी, परिवार के सदस्यों की शिकायतों को नजरअंदाज करने की भी तो एक सीमा होती है। जब वह सीमा आ गई तो विश्व मोहन जी ने एलटीसी का हिसाब किताब लगाया, खर्च का पूर्वानुमान तैयार किया, मौसम वगैरह की अनुकूलता जांची और एक दिन घर में घोषणा कर दी कि ठीक है भाई, तैयार हो जाओ, अगले महीने की 15 तारीख को हम लोग महानगर जा रहे हैं। जाहिर है घर वाले खुशी के मारे भौचक्की रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा विश्व मोहन जी मजाक कर रहे हैं, ऐसे मामलों में वह गंभीर हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे जाने का समय नजदीक आने लगा, विश्व मोहन जी की दैनिक घोषणाओं का उत्साह घटने की बजाय बढ़ता हो गया। हाँ, रिजर्वेशन हो गया है, हाँ फर्स्ट क्लास से चलेंगे, हाँ होटल में ठहरेंगे, समुद्र भी देखेंगे, जहाज भी देखेंगे, जम गया तो तुम्हें जहाज के भीतर से भी दिखा देंगे। पत्नी ने यथासंभव बच्चों के कपड़े तैयार किए, अटैचियां जमाई गई, रास्ते के लिए क्या खाना नाश्ता ले जाएंगे इस पर बहस हुई। सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि विश्व मोहन जी का परिवार महानगर जा रहा है। पत्नी एक पड़ोसन से कैमरा भी मांग लाई, किस किस दोस्त सहेली अंकल आंटी के लिए महानगर से क्या क्या लाना है इसकी सूचियां बनने लगी। और अंततः एक दिन विश्व मोहन जी का परिवार सचमुच महानगर के लिए रवाना हो गया। महानगर एक चकित कर डालने वाला अनुभव था। बच्चे गर्दनें उठा उठाकर ऊंची ऊंची इमारतों की ऊंचाई देख रहे थे और उनकी मंजिलें गिन रहे थे। पत्नी इतनी चकित थी कि मानो अभी अपने आप को चिकौटी काटकर ही देखेंगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सचमुच घूमने महानगर आए हैं। और विश्व मोहन जी दोहराए जा रहे थे, अरे ये तो कुछ नहीं, आगे देखना। विश्व मोहन जी चढ़ती जवानी में एक बार दोस्त के साथ यहाँ महानगर आए थे। इस बार इसी भरोसे बच्चों पर को लेकर आ गए थे कि महानगर से कुछ परिचित तो हैं ही। लेकिन उनकी जवानी का महानगर यहाँ कहीं नहीं था। ठहरने के लिए एक सामान्य से होटल का कमरा भी 800 रुपये प्रतिदिन में मिला, जबकि विश्व मोहन जी का अनुमान था कि 150-200 तक आराम से मिल जाएगा। वह खूब सारे पैसे लेकर आए थे और प्रतिज्ञा करके आए थे कि ना कंजूसी करेंगे, ना पैसे खर्च होने पर कुड़ेंगे, क्योंकि आदमी कभी कभी ही तो घूमने निकलता है। लेकिन उनका दिल धसकता जा रहा था, कुड़न भी भीतर जमती जा रही थी, चीज़ों का अच्छा लगना कम से कम होता जा रहा था। फास्ट ट्रेन्स में भारी भीड़ थी, शहर में खूब गंदगी, समुद्र तट पर झोपड़पट्टियां और सड़कों पर रंग बिरंगी विदेशी कारों का कभी खत्म न होने वाला रेला। लेकिन परिवार तरंगित था। परिवार पहली बार होटल में ठहरा था। होटल का कमरा साफ सुथरा था, वहां मैले कपड़ों का ढेर, मकड़ियों के जाले, पर्दों पर मसाले के दाग और फर्श पर दौड़ते चूहे नहीं थे। बच्चे फोम के गद्दों वाले डबल बेड पर कूद कूद कर देख रहे थे और पत्नी के लिए तो यह किसी आज्ञाकारी जिनके कारनामे से कम नहीं था कि घंटी बजाने मात्र से मनपसंद नाश्ता खाना आ गया और बर्तन भी नहीं मांजने पड़े। विश्व मोहन जी ने घूमने के लिए टूरिज्म की बस के टिकट ले लिए। विश्व मोहन जी ने तो ऐसा पैसा बचाने के लिए ही किया था, पर यह भी एक तरह से बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी प्रसिद्ध जगहें जिनके चित्र पाठ्य पुस्तकों में थे या जिन्हें अब तक सिर्फ टीवी में देखा था, अच्छी तरह और सिलसिलेवार देखने को मिल गई। इनमें से कुछ जगह तो विश्व मोहन जी ने भी पहली बार देखी थी, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। पत्नी
और बच्चे तो इतने चकित उत्साहित थे कि उनका उल्लास विश्वमोहन जी को भी संक्रमित करने लगा। पत्नी तो अपने उल्लास को ठीक से अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रही थी। एक जगह उन्होंने डोसा खाया तो इतना बढ़िया डोसा कि एकदम कागज जैसा पतला, खस्ता, विशाल और रुमाल की तरह तय किया हुआ। डोसा तो उनके शहर में भी मिलता है, लेकिन इस डोसे ने उस डोसे को 1 मिनट में तथाकथित कर दिया। एक जगह चाइनीज फूड खाया, जो कि जाहिर है पहली बार, तो खाते खाते ही वह मुंह के साथ साथ स्मृतियों में भी घुस गया। फिर अगले दिन एक जगह पिज्जा और उसके अगले दिन बर्गर। विश्वमोहन जी इसे भी एक प्रकार का शिक्षण मान रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इन वस्तुओं का जिक्र आते ही, जो कि अब हमारे देश में खूब आएगा, अपने आप को गंवार और अभागस समझने लगे। इन चीज़ों के नाम बच्चों ने सुन रखे थे, खाई तो खाते खाते ही पिज्ज़ा और बर्गर की उनके संस्मरणों का हिस्सा बन गए। खाते खाते ही सोच लिया कि जाकर सबको बताएंगे कि महानगर में हमने पिज्ज़ा और बर्गर खाया था। पत्नी मगन थी, मुदित थी, मुग्ध थी। उन्हें लग रहा था कितनी अच्छी बात है कि कहीं भी बर्तन नहीं मांजने पड़ते, बल्कि ले जाकर सिंक में रखने भी नहीं पड़ते, वहीं छोड़ दो मेज पर, पुरुष लोग आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। लौटने से पहले खूब खरीदारी भी की गई, खासकर बच्चों के कपड़े। इसमें भी विश्वमोहन जी का स्वार्थ छिपा था। बच्चों के कपड़े वहां बहुत सस्ते मिल रहे थे, वो भी लेटेस्ट फैशन के, और उनके साथ यह गौरव भी जुड़ा हुआ था कि ये महानगर से लाए हैं। चलो अब 2 साल की छुट्टी, विश्वमोहन जी कुटिलता से सोचते। लेकिन पत्नी ने अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, विश्वमोहन जी के इसरार करने के बावजूद भी। मन तो बहुत ललचाया होगा। अब इसे परिवार के लिए समर्पण भाव समझ लीजिए, या विश्वमोहन जी के लिए सहानुभूति का भाव, या और कुछ, कि वह अपने आप पर काबू किए रहे। हाँ, चलते समय उन्होंने रसोई के लिए एक अच्छा सा चाकू जरूर खरीद लिया। पता नहीं उपयोग के लिए या यादगार के लिए, शायद इसलिए कि हर बार उसे इस्तेमाल करते हुए महानगर में बिताए दुर्लभ दिनों का सुखद रोमांच याद कर सके। और इस तरह महानगर घूम घाम कर विश्वमोहन जी का परिवार एक दिन सकुशल लौट आया, बगैर एक भी बार लड़े झगड़े। इस दरमियान एक भी बार विश्वमोहन जी झल्लाए नहीं, न उनकी पत्नी ने एक भी बार किसी बात पर मुंह फुलाया। और बच्चों के लिए तो यह रिकॉर्ड समय जैसा हो गया, जिसमें उन्होंने मार नहीं खाई और न उनसे पढ़ने बैठने को कहा गया। लौटते समय विश्वमोहन जी अपने बच्चों के लिए एक हीरो पापा जैसे हो गए थे, और पत्नी को लग रहा था खैर वैसे एकदम ही अकारत नहीं हो गई है वह उनकी जिंदगी। और विश्वमोहन जी लगभग आत्ममुग्ध थे कि उन्होंने सब कुछ कितना अच्छे से और कितना कुशलतापूर्वक मैनेज किया। लेकिन जैसे जैसे अपना शहर पास आता गया, महानगर घूमने का सारा उल्लास मुट्ठी की रेत की तरह रिसता गया। बच्चों को अपना बकाया होमवर्क और अध्यापकों की संभावित डांट याद आने लगी। हो सकता है सहपाठी पिछला होमवर्क उतारने के लिए कॉपियां देने में नखरे दिखाएं। हो सकता है कि वे पूरा होमवर्क ना कर पाए। उन्हें असेंबली में सबके सामने कान पकड़कर खड़े रहने या मुर्गा बनने को कहा जाए। पत्नी को लग रहा था इतने दिन भीतर पड़ा पड़ा अचार जरूर खराब हो गया होगा। जाते ही सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी। चूहों ने पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आते समय पता नहीं वह पंखा बंद करके आई थी या नहीं। चलता हुआ मिला तो पति यकीनन चिल्लाएंगे। और विश्वमोहन जी मनी मन खर्चे का हिसाब लगा रहे थे और सोच रहे थे आने वाले महीनों में किस किस खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। दफ्तर से तो सिर्फ आने जाने का किराया मिलेगा, बाकी सब तो अपनी जेब से ही गया। इतने पैसे में तो तीनों बच्चों के गर्म कोट बन जाते, घूमने नहीं ले जाते। गुप्ता को देखो, जोशी को देखो। इसलिए विश्वमोहन जी का परिवार जब अपने शहर के स्टेशन पर उतरा तो ना जाने कि उन सबको लगा कि वे उतरे नहीं, गिर पड़े हैं, बल्कि पटक दिए गए हैं। घर पहुंचे तो विश्वास करने का मन ही नहीं हुआ कि यही हमारा घर है और अब हमें यहीं रहना है। चूहों ने बेशक काफी सत्यानाश कर दिया था। अचार सचमुच खराब हो गया था और पंखा भी वाकई चलता रह गया था। रसोई का नल थोड़ा टपकता था, पता नहीं कैसे वह पूरा का पूरा खुल गया था। रसोई घर में पानी भर गया था और कुछ जिंदा चूहों, एक फूली हुई छिपकली और अनेक मरे हुए कॉकरोचों के साथ रसोई की कुछ जरूरी चीजें भी उस रुके सड़े तालाब में तैर रही थी। यह दृश्य देखकर भी वे सब चुप रहे। उन्होंने कोई ओ आ नहीं किया। पत्नी ने मार खाने के डर से सहमे हुए बच्चे की तरह पहले चलते हुए पंखे और फिर पति की तरफ देखा।
पति ने चुपचाप पंखा बंद कर दिया और दूसरी चीजों का मुआयना करने लगे। पत्नी ने जल्दी से साड़ी उतारी और बाहर से खपत चिल्लाकर रसोई की नाली खोली। एक बच्चा सीको वाली झाड़ू ले आया। बच्चे सब एक साथ एक चुप मिशन में लग गए, घर साफ करने में। यहाँ तक कि विश्वमोहन जी ने भी, जो अन्यथा सबसे पहले चाय बनाने को कहते, सबके मन में कहीं ना कहीं आशा के विपरीत एक आशा थी कि कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो इस घर को भी महानगर के होटल के कमरे जैसा बना ही लेंगे। उदासी को झापड़ रसीद करने की गरज से बच्चे महानगर से खरीद कर लाए गए सामान की प्रदर्शनी सी लगाने लगे। अपने नए कपड़े वे पहन पहन कर देखते और मम्मी पापा को दिखाने लगे। मुस्कुराहटें दबे पांव लौटने लगी। पड़ोस के एक दो बच्चे आकर ताका झाकी करने लगे। बच्चों ने उन्हें भीतर बुला लिया। घंटे भर में पूरा मोहल्ला सूचित हो गया कि श्रीमती विश्वमोहन महानगर से बच्चों के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाई हैं। अब प्रतीक्षा थी तो कल की, जब विश्वमोहन जी दफ्तर जाएंगे। उसके बाद ही पड़ोसी ने आएंगी, एक एक चीज को छूकर, पलटकर, नचाकर, उठाकर देखेंगी, उनकी कीमतें पूछेंगी और संभव हुआ तो उनमें से कुछ नुक्स भी निकालेंगी या उनकी साधारणता पर कहकर प्रकाश डालेंगी। और आजकल तो हर चीज हर जगह मिलती है। श्रीमती विश्वमोहन समझ जाएंगी कि वे ऐसा किस भाव से कह रही हैं और किस दुख से कह रही हैं। वह उनसे सगापन स्थापित करते हुए उन्हें चाय पिलाएंगी, पीछे से मोहल्ले में क्या क्या हुआ पूछेंगी और बहुत पूछने पर फिर महानगर के संस्मरण सुनाएंगी, बड़ा चढ़ा कर नहीं, घटा घटा कर। लेकिन उनका चेहरा चुगली खाएगा। अपने अपने जीवन के औसत पने और निसरता पर ठंडी आहें भरती पड़ोसी ने उठ खड़ी होंगी, चलो घर में बहुत काम पड़ा है, कुछ चाहिए हो तो बताना। दूसरे दिन विश्वमोहन जी को दफ्तर में अपनी मेज पर पेंडिंग फाइलों का ढेर मिला, जिनमें से कुछ अर्जेंट थी और मन नहीं होने पर भी आज ही निपटानी पड़ेंगी। बच्चों को बकाया होमवर्क का पहाड़ निपटाने में दोस्तों से कोई उल्लेखनीय मदद नहीं मिली। अध्यापकों ने साफ कह दिया, सोमवार तक काम पूरा नहीं हुआ तो असेंबली में सबके सामने मुर्गा बनाएंगे। पत्नी को रसोई के कई सारे डिब्बे खाली लगे और वह सोच में पड़ गई कि पति से सामान लाने को कैसे कहेंगी। अभी अभी तो इतना खर्च करके आए हैं और लेकिन बगैर सामान मंगवाए काम भी कैसे चलेगा। झुंझलाएंगे, झुंझला लेने दो। इमली डालकर अरहर की दाल और भात, आलू का भुर्ता बनाऊंगी, 2-3 हरी मिर्च तल दूंगी, गरम गरम दाल भात खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। विश्वमोहन जी महानगर के महंगे नशे का खुमार इतनी जल्दी उतरने नहीं देना चाहते थे। वह दफ्तर की तमाम पस्ती दफ्तर में ही छोड़ा। सामान की लिस्ट देखकर भी झुंझलाए नहीं। गरम गरम दाल भात खाते हुए बोले, घर के खाने की बात तो कुछ और होती है। श्रीमती विश्वमोहन निहाल हो गई। कुछ दिनों तक महानगर की उपस्थिति बनी रही। बच्चे अपने दोस्तों को वहां के किस्से सुनाते रहे, सौगातें बांटी गई। एक बच्चा वहां की किसी होटल से एक पेपर नैपकिन मार लाया था। वह रोज उसे जेब में रखकर स्कूल ले जाता और टिफिन के बाद बड़े ठाट से उसे जेब से निकालकर हाथ मुंह पोंछता और फिर जेब में रख लेता। एक बार दोस्तों की दिखाना में हुई छीना झपटी में आखिर वह टुकड़े टुकड़े हो गया। कपड़े संदूकों में चले गए। उचित अवसरों पर ही पहने जाएंगे, पर उचित अवसर कब आएगा? विश्वमोहन जी कहते, अरे पहनो पहनो, तो नहीं पहनने से कपड़े मैले हो जाएंगे। अरे तो धो लेंगे। तो उन्हें लगता नहीं, धुलने के बाद खराब हो गए तो बहुत किरकिरी होगी। कुछ रोज वे एक दूसरे को बताते रहे कि उन्हें सपने में महानगर दिखाई दिया था, एकदम जैसे हम वही हों। लेकिन सब कुछ के बावजूद महानगर को अपने बीच ज्यादा दिन रखा तो नहीं जा सकता था। अपने शहर में वापसी के बाद पहले ही दिन से उन्हें लगने लगा था कि यहाँ काम कम है और समय बहुत। सब कुछ कर चुकने के बाद भी काफी समय बचा रह जाता है। हर चीज की महानगर से तुलना होने लगी और महानगर के मुकाबले अपने शहर की हर चीज सड़ी, बूसी, गंदी और घटिया लगने लगी। मसलन सड़कें। क्या अपने शहर की सड़कों को ठीक अर्थ में सड़कें भी कहा जा सकता है? जहाँ गड्ढे पड़े हैं, जहाँ ठेले, साइकिलें, बैलगाड़ियां और चारा भरे ट्रैक्टर चलते हैं, जहाँ आवारा गायें और सांड बीच सड़क खड़े या बैठे रहते हैं और गोबर करते रहते हैं, जहाँ हर वाहन ऊंची आवाज में और अकारण लगातार हॉर्न बजाता है, जहाँ धूल उड़ाते हुए ट्रक तेजी से गुजरते हैं और जहाँ मारुति, सिएना, फोर्ड, सेंट्रो जैसी एक भी चमचम गाड़ी दिखाई नहीं देती। घर के सामने से कोई कार गुजरती तो बच्चे एक दूसरे को बताते, फिएट है, खटारा, मारुति वैन, डिब्बा। अपने पापा के पुराने स्कूटर को तो वे अजीब निगाहों से देखते। पत्नी अनमनी सी रहती,
काम करते करते बीच में पता नहीं किन ख्यालों में खो जाती और फिर चौंक कर गहरी सांस भरकर रोजमर्रा के काम में लग जाती। सब जैसे एक स्थगित जीवन जी रहे हैं। असली जीवन तो वही था जो महानगर की यात्रा में था। यहाँ तो यह वैसे ही क्षणभंगुर लेकिन असली जीवन की कष्टकर प्रतीक्षा थी। जैसे सारा परिवार वेटिंग रूम में बैठा हो, सब बगैर मुंह खोले मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि अगली बार हम घूमने कब जाएंगे। विश्व मोहन जी उदास होकर सोचते, छोटे लोगों का सुख भी दुखी क्यों हो जाता है। लेकिन जाहिर है घूमने हर महीने तो जाया नहीं जा सकता, ठीक से सोचा जाए तो हर साल भी नहीं। विश्व मोहन जी सोचते, तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि अपना वास्तविक जीवन अधिक आकर्षक और प्रफुल्लतापूर्ण बन सके, या कम से कम कुछ कम उबाऊ तो हो जाए, क्योंकि जो असर आ गए हैं वे तो आ गए। विश्व मोहन जी बच्चों के लिए एक कैरम बोर्ड खरीदना है और घर के पीछे की तरफ पड़ी थोड़ी सी जमीन को साफ करके उन्होंने वहां पत्नी के सहयोग से सब्जी की बाड़ी भी बना ली। यहाँ बैंगन लगाएंगे, यहाँ भिंडी, यहाँ लौकी की बेल चढ़ेगी, यहाँ करेला ठीक रहेगा, और टमाटर का तो ऐसा है कि कहीं भी लगा लो। लेकिन विश्व मोहन जी हो या कोई भी मोहन जी, अपने छोटे से शहर में गगनचुंबी अट्टालिकाओं का नजारा तो पैदा नहीं कर सकते, न समुद्र की रचना कर सकते हैं। वे महानगर जैसे बड़े और चमकदार बाजार भी नहीं बना सकते, और पेपर डोसा, पिज्जा, बर्गर तो हरगिज नहीं। कोई 2 महीने बाद एक दिन अचानक एक और महानगर से विश्व मोहन जी के बचपन के दोस्त की चिट्ठी आई। वह जैसे आसमान फाड़ कर आई। दोस्त उनकी जानकारी के अनुसार विदेश चला गया था और विदेश में ही था। चिट्ठी से पता चला कि विदेश तो वह सिर्फ 2 साल के लिए गया था। पिछले 5 साल से तो वह इस दूसरे महानगर में ही है। दोस्त ने लिखा था कि उसका परिवार बाहर निकलना चाहता है। महानगर की एक रस उबाऊ जिंदगी से वे तंग आ गए हैं। यदि विश्व मोहन जी कहें तो दोस्त अपने परिवार को लेकर 2-4 दिन को उनके पास आ जाए। विश्व मोहन जी ने दोस्त का पत्र पत्नी और बच्चों को बताया और देर तक दोस्त के साथ बिताए बचपन की बातें बताते रहे। अंत में सकुचाते हुए पति पत्नी ने तय किया कि दोस्त को कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे या पत्र का उत्तर ना देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वे लोग यहाँ कहाँ रहेंगे और उन्हें यहाँ क्या अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन दफ्तर में दोस्त का टेलीफोन आ गया कि वे रविवार को पहुँच रहे हैं। विश्व मोहन जी ने शाम को पत्नी को बताया कि दोस्त का परिवार तो आ ही रहा है। पत्नी ने हंसकर दिलासा दिया कि चलो, कोई तो हमारे यहाँ भी आ रहा है। विश्व मोहन जी को पत्नी खूब अच्छी लगी, कम से कम अपने से ज्यादा प्रौढ़ और मजबूत। रविवार को सुबह 9 बजे के करीब एक धूल धूसरित हरे रंग की मारुति विश्व मोहन जी के घर के सामने रुकी। उसमें से एक छोटा सा गंजा अधेड़ आदमी उतरा, जिसने कुर्ते पजामे के साथ चमड़े के फीते वाले जूते पहन रखे थे। पीछे पीछे टी शर्ट पजामा पहने 15-16 साल के 2 लड़के और गुस्सी मुसी साड़ी पहने एक महिला। लड़कों के पजामे 4 खाने वाले कपड़े के थे, चाहे उसे पतलून भी कह सकते थे, पर विश्व मोहन जी को तो वह कम से कम पजामे ही लगे। महिला चुस्त जुरुस्त छरहरी हंसमुख थी और गुस्सी मुसी साड़ी के बावजूद आकर्षक लग रही थी। उसने नाक में हीरे की लौंग पहन रखी थी। यह था दोस्त का परिवार। विश्व मोहन जी और दोस्त खूब हल्ला मचाते हुए गले मिले, एक दूसरे को उठाते हुए, एक दूसरे की पीठ पर धौल जमाते हुए, जोर जोर से एक दूसरे को गाली बकते हुए। साले उल्लू के पट्टे, कोई खोज ना खबर, गधे की तरह मोटा हो गया, यार को भूल गया, लाना जरा मेरा डंडा, वगैरह वगैरह। विश्व मोहन जी की पत्नी भी बाहर आ गई। शादी में उन्होंने इन्हें देखा था, उसके बाद अब मिल रही थी, पर वे भी गले मिली। बच्चे दौड़ते हुए भीतर घुस गए। विश्व मोहन जी के बच्चों से हाथ मिलाकर अपना परिचय देने लगे। घंटे भर में ही धुले हुए पर्दों, स्त्री की मेजपोशों, पड़ोस से मांगकर लाए गए टी सेट और गर्म पानी से धोए गए कांच के गिलासों की चकाचक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सारे घर में दोस्त परिवार के जूते, चप्पल, मैले कपड़े, बिस्तर, अटैचियां और सबके लिए लाई गई सौगातें बिखरी पड़ी थी। घंटे भर में बच्चों से ऐसी दोस्ती हो गई कि उन्हें बाहर ले गए अपना मोहल्ला दिखाने और अपने दोस्तों से मिलाने। दोनों महिलाएं रसोई में घुस गईं। एक प्याज काट रही तो दूसरी बर्तन धो रही है। पता ही नहीं चल रहा कि कौन मेजबान है और कौन मेहमान। कुछ देर बाद विश्व मोहन जी के बच्चे कार को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहे थे। हालांकि थी तो वह भी मारुति 800 ही, पर अपने घर के सामने खड़ी थी, उसके भीतर भी बैठा जा सकता था। मेहमान बच्चों ने ना सिर्फ उन्हें कार में बिठाया, बल्कि उसके डेक पर गाने बजाकर, पार्किंग ब्रेक लगाकर
एसी चलाकर डिक्की खोलकर बल्कि बोनेट भी खोलकर दिखाया। उन्होंने विश्वमोहन जी के बड़े बच्चे से वायदा किया कि कल वे उसे कार चलाना सिखा देंगे। कुछ देर बाद वे कार को धो रहे थे। 2 बच्चे पाइप से पानी डाल रहे थे, 2 कपड़े से कार को रगड़ रहे थे। फिर वे भीग गए और फिर एक दूसरे पर पानी डालने लगे। फिर पाइप से पानी डाल डाल कर नहाने लगे। मेहमान बच्चे बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ खूब पानी आता है यार, हम तो इस तरह नहाने की कभी सोच भी नहीं सकते। बदले में विश्वमोहन जी के बच्चों ने उन्हें अपनी सब्जी की बाड़ी दिखाई। वे तो देखते ही रह गए। आज से पहले उन्होंने बैगन टमाटर के पौधे कभी नहीं देखे थे। उन्होंने खूब सारे बैगन टमाटर तोड़ लिए और घर के भीतर जाकर हल्ला मचाने लगे कि वे लाइव सब्जी बनाएंगे। और उन्होंने बनाई भी और काफ़ी अच्छी बनाई। श्रीमती विश्वमोहन भौचक थी कि पौधों में लगे बैगन टमाटर भी क्या किसी को इतना उत्फुल्ल कर सकते हैं। उनके बच्चे तो कभी रसोई में नहीं घुसे सब्जी बनाने। दोनों मर्द गप्पों में लगे थे, पुरानी पुरानी बातें, जमाने भर की बातें। तीसरी बार चाय की तलब लगी तो विश्वमोहन जी भीतर आए पता करने की कि क्या चाय मिलने की कोई संभावना है। उन्होंने देखा कि दोनों महिलाएं किसी बात पर जोर जोर से हंस रही हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने एक लंबे समय बाद हंसते देखा था। वह तो करीब करीब भूल ही गए थे कि पत्नी की हंसी कितनी दिलकश है। उन्होंने एक बार फिर हैरत से सोचा कि औरत को औरत की सोहबत में ऐसा क्या मिल जाता है जो अपने मर्द की सोहबत में नहीं। वे पत्नी की तुरंत घुल मिल जाने की सलाहियत से प्रभावित हुए और दोस्त की पत्नी के प्रति आभारी जैसे। बच्चों के लिए तमाशा जैसा हो गया। पापा अंकल को कहते यार चुन्नी और अंकल पापा को कहते यार बिस्सू बिस्सू। पापा का यह नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। वैसे एक तमाशा यह भी था कि विश्वमोहन जी के बच्चे मित्र दंपत्ति को अंकल आंटी बोल रहे थे, जबकि मेहमान बच्चे विश्वमोहन जी और उनकी पत्नी को ताऊजी ताईजी कह रहे थे। उस शाम ये सारे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चों के पास एक रबड़ की गेंद थी, कपड़े कूटने की मोगरी का बैट बना लिया गया था और कचरे के डिब्बे को स्टंप। फिर पड़ोस से कुछ बच्चों के साथ एक सचमुच का बैट भी आ गया। मोहल्ले वाले झांक झांक कर देखने लगे। अंकल भी खेल रहे थे और चिटिंग भी कर रहे थे और विश्वमोहन जी भी उन्हीं का साथ दे रहे थे। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दोनों महिलाएं भी दूर खड़ी मुंह में पल्ला ठूसे हंस रही थी। फिर बच्चों के इसरार पर आंटी भी खेलने आ गई। उनकी खींचाखींची करने पर भी श्रीमती विश्वमोहन नहीं आई। पहली गेंद आंटी की साड़ी में उलझ गई। पहले तो वे चारों तरफ मुड़ मुड़कर गेंद को ढूंढती रहीं। फिर यह एहसास होने पर कि गेंद उनकी साड़ी में ही उलझी है, उन्होंने उसे दबोच लिया और अड़ गई। 6 रन होने दोगे तो गेंद दूंगी वरना नहीं। अब कोई उसे फील्ड भी कैसे करे। आखिर 6 रन दे दिए गए। अगली गेंद पर उन्होंने बड़ी जोर से बल्ला घुमाया और संयोग से गेंद बल्ले की चपेट में आ गई और किसी को पता नहीं चला कहाँ गई। खेल बंद करना पड़ा। रात को सब खा पीकर बाहर जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए। मेहमान बच्चे तारों को देखते तो देखते ही रह गए। दोस्त भी बोले यार बिस्सू तुम्हारे यहाँ आसमान में कितने सारे तारे हैं। अबे कहते हमारा आसमान कोई अलग है क्या। विश्वमोहन जी ने कहा बरसों बाद देख रहा हूँ यार, हमारे महानगर में तो तारे दिखाई नहीं देते। क्यों। दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उदास जैसे हो गए। अगले दिन विश्वमोहन जी ने छुट्टी ले ली। बच्चों की भी किसी कारण छुट्टी थी। फिर सभी जल्दी उठ गए। उठ क्या गए, मेहमान बच्चों द्वारा उठा दिए गए। उन्हें सोना समय नष्ट करने जैसा लगा। बच्चे बच्चों को लेकर जॉगिंग करने चले गए। उनके अनुसार जॉगिंग करने के लिए ऐसी फ्रेश जगह कहीं नहीं मिल सकती। लौटे तो चीखते चिल्लाते कि पापा यहाँ थोड़ी ही दूर पर खेत है और वहाँ गेहूं के प्लांट्स लगे हैं और गन्ने के भी। हम खुद देखकर आए हैं और एक गन्ना तो हमने तोड़कर खा भी लिया। ये देखो हमारे हाथ, छूकर देखो, अब चखो, मीठा लगेगा। दोस्त और उनकी पत्नी वाकई अपने बच्चों के हाथों को सूंघने और चखने लगे, जिस पर विश्वमोहन जी और उनकी पत्नी को खूब हंसी आई। बच्चों के हाथों की खुशबू दोस्त को घसीट कर अपने बचपन के दिनों में ले गई। वह भावुक हो गए। विश्वमोहन जी से ईर्ष्या करने लगे और अपनी ईर्ष्या को मुखर रूप से प्रकट भी करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि एल्विन टाफलर से जो कहता था संचार क्रांति के बाद यह भी संभव है कि भविष्य के कार्यालय सुदूर हरी भरी वादियों के बीच कुटियाओं में स्थित हो। फटाफट कार्यक्रम बन गया कि खेतों पर चलकर रहट पर नहाया जाए, वहीं दाल बाटी चूरमा का भोजन बनाकर खाया जाए। जो जैसा था थोड़ा बहुत जैसे तैयार होकर कार में ठुस गया। 2 चक्कर करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। विश्वमोहन जी को ध्यान आया कि कुछ ही दूर उनके चपरासी टेकराम का गांव है और वह कई बार बुला भी चुका है। उन्होंने पड़ोस में जाकर दफ्तर फोन किया। टेकराम से कहा कि ऐसे महानगर से हमारे कुछ मेहमान आए हैं जो गांव देखना चाहते हैं। हम उन्हें
तुम्हारे गांव लेकर पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो, जरा रास्ता समझा दो। लेकिन इस बीच बच्चे आंटी को लेकर रवाना हो चुके थे। कुछ ही देर में गाड़ी वापस आ गई और बाकी लोग भी चले। श्रीमती विश्वमोहन चाहती थी कि कुछ खाने की चीजें बनाकर ले चले। नहाते साथ ही बच्चों को भूख लगेगी, पर जितना समय उन्हें दिया जा रहा था उसमें वह यही कर पाई कि उन्होंने चाय बनाकर थर्मस में भर ली और कुछ बिस्कुट नमकीन झोले में डाल लिए। पहुंचे तो काहे का टेकराम का गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एक मेन रोड के एक तरफ एक जगह देखा तो कुएं पर पंप चल रहा था और बच्चे शोर मचाते हुए पानी की उस मोटी धार में मजे से नहा रहे थे। पता नहीं किसका खेत था और किसका पंप। सब कुछ बच्चों ने अपने आप ही मैनेज कर लिया। बच्चों से पूछा तो बोले आप तो नहाओ। फिर पता चला कोई किशन लाल है जिसका खेत है। थोड़ी देर में कहीं से किशन लाल खुद आ गया और हाथ जोड़कर बोला सब आपका ही है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मोटर बंद करना हो तो लुगाई को आप बोल देना। विश्वमोहन जी चक्कर में पड़ गए। क्या घोरक धंधा है, कौन है ये किशन लाल, कब बच्चों से उसकी जान पहचान हुई, कैसे निधड़क नहाने लगे, कितना सुरमय और प्यारा स्थान है उनके घर के इतने पास और उन्हें मालूम तक नहीं। पहले क्यों नहीं कभी सोचा कि कभी कभी परिवार को लेकर ऐसी जगह भी आया जा सकता है। कितने खुश हैं बच्चे समय की महत्ता को जैसे आत्मसात किए हुए थे। कल से ही इसके प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने किशनलाल के जाते ही किशनलाल आंटी से दोस्ती गांठ ली और नहा धोकर गांव की दुकान से आटा, दाल, घी, नमक, मिर्च वगैरह खरीद लाए। अब वे नाक पकड़ पकड़ कर एक एक कंडा उठा उठा कर ला रहे थे और किशनलाल आंटी के अनुभवी निर्देशन में काव डंग केक यानी बाटियां बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच बिस्सू बाबू और चुन्नू बाबू भी नहा चुके। अब दोनों महिलाएं इस अभूतपूर्व कल्पनातीत स्वच्छंदता में सानंद स्नान कर रही हैं। बच्चे बच्चों को बता रहे हैं कि जगहें तो बहुत सी हैं यार, पर हमें तो कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। कॉलेज के लिए सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है। घर से 108 पकड़कर पहले कलानी कीर्तन जाते हैं, वहां से 340 मिल गई तो सीधे कॉलेज, वरना 86 पकड़कर पहले माता मंदिर जाओ, फिर वहां से 509 या 513 से लटक कर कॉलेज। शाम तक हड्डी पसलियों का कचूमर निकल जाता है। और संडे को आराम से उठते हैं। हफ्ते भर के कपड़े धोना, प्रेस करना, कमरा साफ करना, नोट्स उतारना, मम्मी का भी कुछ काम करना पड़ता है। सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता और फिर अगले दिन फिर से वही। अगले दिन उन्हें लौटना था। पता चला लौटने से पहले शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? विश्वमोहन जी को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि महानगर वाले हमारे इस बोसीदा शहर में क्या खरीद कर ले जा सकते हैं। खैर उन्होंने ज़्यादा सिर खपाया भी नहीं, उन्हें दफ्तर जाना था। खाना खाकर दफ्तर चले गए। शाम को लौटे तो शॉपिंग का उल्लसित विवरण विस्तार से सुना। दिन भर दफ्तर में सोचते रहे कि क्या खरीद कर ले जा सकते हैं ये लोग यहाँ से। यहाँ मिलता ही क्या है, बच्चों के कपड़े तक तो ढंग से मिलते नहीं, क्या ले जाएंगे यहाँ से बांध कर। खराद पर कटे लकड़ी के खिलौने, खजूर के हाथ पंखे, बंदेज की चुन्नी, हाथ की छपी रेजी की चादरें, बैलों के गले की घंटियां, मुंह मांगे पैसे फेंक कर ले जाएंगे। वहां जाकर अपने आलीशान ड्राइंग रूमों में सजा लेंगे। कुछ रोज की एथनिक हलचल के बाद सारी चीजें कूड़े में चली जाएंगी। फिर नेपाल से कुछ ले आएंगे, फिर बस्तर से। एकदम NIR आयो जैसी बात। हर रोज घूम घूम कर रोमांटिक होने में क्या रखा है। यह रहना पड़े तो पता चले। आंटी ने एक एक पुड़िया खोल कर दिखाई। सोजत की मेहंदी और कलौंजी और आमचूरी और साबुत मिर्च और रीठा और आंवले और जामुन का सिरका, घानी सरसों का तेल, बताशे और खान तिल्ली और चिरौंजी दाने और यहाँ तक कि बूंदी के लड्डू, मूंगफली की पट्टी, केर सांगरी, जौ चने का सत्तू, सिंग की कंघियाँ। विश्वमोहन जी इस खरीदारी को देखते ही रह गए। पता चला बच्चे भी गए थे बाजार। बच्चों को कितना गंदा लगा होगा हमारा शहर। नहीं, उन्हें तो मजा आया। वे तांगे में भी बैठे थे। वे खासतौर वाटर बॉल्स खाने गए थे। वाटर बॉल्स मतलब वही जिसे तुम गोलगप्पे या गुपचुप कहते हो। क्या वे महानगर में नहीं मिलते? वहां तो पॉलीथीन बैग में पैक किए मिलते हैं, मसाला साथ मिलता है, पानी घर जाकर बना लो। लेकिन ठेले पर खड़े होकर खाने का मजा तो कुछ और ही होता है। हमने तो उससे पानी की रेसिपी भी पूछी थी, लेकिन उसने नहीं बताई। लगता है वह उसका ट्रेड सीक्रेट है। एक झीनी सी मुस्कुराहट विश्वमोहन जी के होठों पर थिरक गई। श्रीमती विश्वमोहन जी रास्ते का खाना बना रही थी। बच्चे उन्हें याद दिला रहे थे कि मम्मी लिसौड़े का अचार जरूर रखना, नीटू भैया को बहुत पसंद है। दूसरा कह रहा था मम्मी केर का मुरब्बा भी, चिंटू भैया ने आज तक कभी नहीं खाया। दोस्त का परिवार चला गया। उसके बाद सहसा सब कुछ खाली खाली हो गया। लेकिन इस बार विश्वमोहन जी के परिवार को ऐसा हरगिज नहीं लगा कि वे पीछे छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं, या बल्कि
उतार ही दिए गए हैं।